शिक्षा केवल रोजगार प्राप्त करने के लिए नहीं होना चाहिए, वो मूल्य भी होना चाहिए। दूसरी चीज, आपने शिक्षित हो गए लेकिन आप स्किल नहीं हो पाए। स्किल से तात्पर्य हम जो हो कि मतलब आप कोनो काम कर वो नहीं जान रहे, तो फिर ऐसी शिक्षा भी किसी काम की नहीं। मैं बहुत सारे जो फॉरेन यूनिवर्सिटी हैं उनसे भी मैं टाई अप करूँगा कि मतलब उनके बच्चे हमारे यहाँ 2 महीना या 6 महीने का ऐसा हम लोग ऐसा कुछ मॉडल ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बच्चे वहाँ जाएं ताकि देश दुनिया देखें कि भाई क्या चल रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो जाके वहाँ शिफ्ट हो जाएं या वहाँ के रोजगार करने लगें, क्योंकि वो कहते हैं ना कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, पढ़ कहीं भी आओ लेकिन आओ अपने देश ही। 100 में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि वो जानते हैं कि क्वेश्चन का आंसर क्या है, लेकिन वो भयवश उसको बता नहीं पाते, और बाद में जब कोई बता देता है वो कहता है ये तो हमसे बना, तो हम तो खुद जाना था ये चीज़ें। जितने भी संस्थाएं होती हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे कॉलेज हो, पढ़ाई के साथ साथ में अन्य बहुत सारी चीज़ों को जब हम जोड़ते हैं तब एक संपूर्ण नागरिक का विकास होता है। और मेरी सोच यही है कि मैं उसमें सारी चीज़ें उसमें सम्मिलित करूँ। बच्चों को पहली नज़र में या उनके अभिभावकों को क्या देखें चाहिए किसी भी संस्था में एडमिशन लेने के पहले? 3 बातें। तो सबसे पहले उसको ये तय करना है कि भाई मुझे करना क्या है। जब उसने रिसर्च कर लिया, पहला बिंदु कि भाई मुझे तो ये करना है, तो दूसरा पॉइंट आ गया जो भी वो विद्यार्थी करने वाला है उससे उसको क्या क्या लाभ है, किस किस दिशा में जा सकता है। तीसरा चीज आता है क्या, सिलेक्शन। उसके पास आउट जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोगों से सर्वे करके फिर अपनी राय बनाना चाहिए। फिर ये निश्चित करना चाहिए कि मुझे वहां जाकर के प्रवेश लेना। भैया और राम राम, नमस्कार। हमें तो चिंता हुई, नाम है हमारा सचिन चौधरी। इन दिनों जून को महीना चल रहा है। जून को महीना मतलब जो विद्यार्थी हैं उनके लिए नई बात की टेंशन कि आगे पढ़ाई कैसे करने। और पढ़ाई की अगर बात करें तो बुंदेलखंड क्षेत्र में एक बड़ा नाम है श्री कृष्णा विश्वविद्यालय को, छतरपुर को। होते के कुलाधिपति विजेंद्र गौतम जी हमारे संगे हैं, और अब उनकी भोपाल में भी आर्यावर्त यूनिवर्सिटी के नाम से नई यूनिवर्सिटी शुरू हो गई है। तो वही के बारे में और बुंदेलखंड में शिक्षा को लेकर तमाम सारी चीज़ों के बारे में हमारे संगे विजेंद्र भाई साहब। भाई साहब राम राम आपको। सचिन भैया राम राम, बहुत बहुत राम राम आप। भाई साहब अब जो है छतरपुर से जो है अब सफ़र भोपाल तक आ रहा हो, का है विश्वविद्यालय को नव कॉन्सेप्ट? ये प्रश्न को तो जवाब अभी दे हैं हम आप 1 मिनट में, लेकिन हमने आपकी तारीफ कर वो चाह रहे हैं और आप ही के चैनल के माध्यम से कर वो चाह रहे हैं। जो ना समझिए कि आपके चैनल में बैठे हैं, आपके सामने बैठे हैं, इसे आपकी तारीफ कर रहे हैं। सृजन भैया, आपने जो बुंदेलखंड में छुपी प्रतिभाएं थी, वो चाहे सोशल मीडिया की हों, चाहे शिक्षा के क्षेत्र की हों, या उनके अपने अलग अलग जो भी क्षेत्र रहे हों, चाहे वे राजनीति हो, पॉलिटिक्स का क्षेत्र हो, चाहे वो आपके कलाकार हों, उनको जिस तरीके से आप ढूंढ करके, खोज करके आप लेके आते हैं, आप अपने चैनल के माध्यम से जनता के बीच में उनको पहुंचाते हैं, मैं हृदय से आपको बहुत बहुत साधुवाद करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपके एक खोज से न जाने कितने लोगों की रातों रात ज़िंदगी बदल जाती है। अभी मैंने बहुत ही जल्द, मेरे यहाँ 3 दिवस पुरानी बात है, 4 दिन होंगे शायद, 3 या 4 दिन पहले ही बिन्नू रानी अभी मेरे विश्वविद्यालय में उनका भ्रमण हुआ था, जो कि हमारे बुंदेलखंड की बिटिया है। गौरव का विषय है कि जो जिस तरीके से मैंने उसका आत्मविश्वास देखा, तो उसको मैं इतना ज़्यादा यूट्यूब वगैरह सर्च नहीं करता हूँ, देख नहीं पाता हूँ, लेकिन आपका चैनल अक्सर मैं देखता रहता हूँ। बड़ी संजीदगी से बड़े अच्छे छोटे छोटे विषय लेकर के आप समाज के विषय लेके आते हैं, और आपकी जो भाषा शैली में जो माधुर्य और लावण्यता है, खासकर बुंदेली को जिस तरीके से आप रियल जो बुंदेली है वो आप अपने चैनल के माध्यम से लाते हैं, वो सराहनीय है। तो जब मैंने देखा तो मेरे मन में विचार आया कि वास्तव में आप जो कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि नित्य सतत ऐसे खोजी पत्रकारिता आप जारी रखें। और अब चालू करते हैं आपके सवाल का। जी चलिए, तो यही बात है। और उस दिन बिन्नू रानी को जब बुंदेली बौछार पर देखे तो भाई साहब को फ़ोन भी आया, और उसके बाद फिर बातचीत करके श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी पहुंची बिन्नू रानी। तो हमारी तो कोशिश यही रहती कि जो भी बुंदेली के लाने काम कर रहे हैं, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, सब एक मंच पे आए। तो भाई साहब सवाल वही कि अब श्री कृष्णा विश्वविद्यालय के बाद आर्यावर्त विश्वविद्यालय को भोपाल में क्या कॉन्सेप्ट है? अब देखो, आपने एक इंटरव्यू हम लो तो
आज से 1.5 साल पहले वहीं श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी के प्रांगण में। तो एक तो हमने बुंदेलखंड के लिए कार्य करो कि मान के चलिए कि वहाँ आसपास जो गांव क्षेत्र के जो बच्चे हों, अच्छी पढ़ाई अच्छी शिक्षा हम वहाँ पे दे सकें। दूसरा, हमने एक एयरपोर्ट के पास में आर्यवर्त यूनिवर्सिटी बनाई। तो कई चीज़ें ऐसी रहती हैं कि जैसे मान के चलिए कि जो हम हर क्षेत्र की अपनी अपनी उपलब्धियां होती हैं और हर क्षेत्र की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। जैसे बुंदेलखंड की कुछ, यदि मैं कहूँ, बहुत अच्छाइयाँ भी हैं तो कुछ उसकी समस्याएं भी हैं। वही चीज़ें कई आपको जो बड़ा शहर होता है, मेट्रो सिटी होता है, वो वहाँ पे वो चीज़ें प्लस हो जाती हैं, मतलब वो जो समस्याएं होती हैं वो वहाँ पे शायद नहीं होती। जिसमें सबसे मेन चीज़ आ जाती है कनेक्टिविटी। अब कनेक्टिविटी मान लो एयर की कनेक्टिविटी हो गई, चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी हो गई, चाहे रोड की कनेक्टिविटी हो गई, तो कहीं ना कहीं हमारे हालांकि अब कनेक्टिविटी बहुत बढ़ रही है। अभी हमारे यहाँ के जो खजुराहो से सांसद हैं, उन्होंने भी फ्लाइट भी चालू कराई, अभी बहुत सारी ट्रेन भी चालू हुई हैं। हमारे छतरपुर के भी सांसद हैं, हमारे यहाँ तो दो छतरपुर में तो दो सांसद जी वहाँ पर हैं, कुछ हिस्सा तो तीसरे सांसद जी के भी उसमें आता है। तो निश्चित रूप से कि अभी 4-5 सालों में आप देखे होंगे ट्रेन की भी बहुत सारा अच्छा कनेक्टिविटी हुआ है। लेकिन यदि ये अपन कंपेयर करें मान के चलिए, तो भोपाल चूँकि राजधानी है और इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है सब जगह से। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जिनको ये सोचते हैं कि नहीं, हमको तो भोपाल जाना है या हमको बड़े शहर में ही हमको पढ़ना है। तो हमारा बुंदेलखंड का विद्यार्थी या जो भी है, आईना अकेले मैं बुंदेलखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो समूचे मध्य प्रदेश या भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ। तो वो कई मरतबा मैंने देखा कि दिल्ली का स्टूडेंट है, वो सोचता है कि मुझे छतरपुर आना है, तो बहुत सारी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आती है उसको। तो ऐसा विषय में ध्यान रखते हुए, चूँकि विगत 25 साल से ही शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं, तो फिर ये आर्यवर्त विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये एयरपोर्ट से ऑलमोस्ट 8-9 किलोमीटर की दूरी पर है। राजगढ़ और ब्यावरा के लिए जाते हैं तो नेशनल हाईवे पे है। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, किसी दिन आइए, आप भ्रमण पे आइए विश्वविद्यालय में, आपका स्वागत है। तो अभी जो है कौन कौन से कोर्सेज, चूंकि अभी ऑफिशियल लॉन्चिंग तो हमें लगत एक कुछ बस दिन बाद ऑफिशियल है, लॉन्चिंग अभी शीघ्र ही करने वाले हैं। लेकिन कोर्सेज एडमिशन शुरू हो गए हैं। हाँ। तो अभी कौन कौन से ऐसे मेजर कोर्स हैं जो अभी बहुत ज़्यादा कोर्सेज वहाँ प्रारंभ नहीं किए हैं, लेकिन हाँ, फार्मेसी है, एग्रीकल्चर है, मैनेजमेंट है, ये जो बेसिक कोर्सेज हैं अभी ये अपन ने प्रारंभ किए हैं जी। तो धीरे धीरे उसको अन्य भी जो प्रोफेशनल कोर्स हैं वो भी डेवलप करेंगे। बहुत सारी कंपनी से MU भी करेंगे ताकि प्लेसमेंट बच्चों के आगे रोजगार में भी सहायक हो। ये सब पढ़ाई से अलग हटके जो मेरा मेन फोकस है या जिस पे हमारा बहुत ध्यान केंद्रित रहता है, शिक्षा 2 प्रकार की हो। हालांकि अब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनने इसकी रास्ता को बहुत आसान कर दिया है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NAP, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसको लागू करके कि सबसे पहले तो शिक्षा मूल्य आधारित हो, वैल्यूज हो, मूल्य होना चाहिए उसमें। हम क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, इसका भाव होना चाहिए। शिक्षा केवल रोजगार प्राप्त करने के लिए नहीं होना चाहिए, वो मूल्य भी होना चाहिए। दूसरी चीज, आपने शिक्षित हो गए लेकिन आप स्किल नहीं हो पाए, स्किल से तात्पर्य हम जो हो कि मतलब आप कोनो काम कर वो नहीं जान रहे, तो फिर ऐसी शिक्षा भी किसी काम की नहीं। तो मेरा मेन फोकस है स्किल एजुकेशन पे कि जो छात्र है, छात्रा पढ़ के जाए तो कम से कम अपने पैरों पे वो खड़ा हो सके, अपनी जीविकोपार्जन कर सके। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा जो है IAS IPS बन जाए, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन जाए। तो अकेले यहाँ तक उन छात्रों का जो भविष्य है यहीं तक सीमित नहीं है। इन सभी चीज़ों के अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं। आपका पत्रकारिता भी एक क्षेत्र है, उसी में से तो हुआ। एक जो मैकेनिक है या इलेक्ट्रिशियन है, तो वो भी तो एक अलग क्षेत्र ही हुआ। तो वो क्या स्किल्ड हो गया, उसने आपको स्किल्ड कर लिया। ये है कि वो ठीक है, अपना जीवन यापन बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। और जो
हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया है मेक इन इंडिया, तो वो जो उसके लिए पहले हमें स्किल्ड लोग पैदा करने पड़ेंगे। वो कहाँ से पैदा होंगे? इन्हीं छात्रों से पैदा होंगे। और वो कौन, उसकी जवाबदारी कौन लेगा? या तो विश्वविद्यालय हो या स्कूल हो या कॉलेज हो। तो जो पहला उद्देश्य है वो इस प्रकार की शिक्षा को लेकर के मेरा उद्देश्य। तो इस प्रकार की शिक्षा को, लेकिन भोपाल जब आप राजधानी में हैं तो इतने अलग अलग स्तर के कंपटीशन भी बड़े हैं, मार्केट भी अलग है, बड़ा मार्केट है। तो वो मार्केट के हिसाब से जो खास तैयारी या जो अपने कॉन्सेप्ट पे लेके चल रहे हैं उस पे? नहीं, अभी देखिए क्या है, सभी की अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। जिस तरीके से आपकी अपनी फील्ड में एक आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो स्ट्रेटजी है, वो आपने स्वयं अपनी तैयार की हो। हर आदमी अपनी अपनी स्ट्रेटजी अलग तरीके से तैयार करता है। मेरी स्ट्रेटजी अपनी अलग है। मैं बहुत सारे जो फॉरेन यूनिवर्सिटी हैं उनसे भी मैं टाई अप करूँगा, ताकि हम स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम की, मतलब उनके बच्चे हमारे यहाँ 2 महीना या 6 महीने का ऐसा हम लोग ऐसा कुछ मॉडल ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बच्चे वहाँ जाएं ताकि देश दुनिया देखें कि भाई क्या चल रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो जाके वहाँ शिफ्ट हो जाएं या वहाँ के रोजगार करने लगें, क्योंकि वो कहते हैं ना कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, पढ़ कहीं भी आओ लेकिन आओ अपने देश ही। तो ऐसे बहुत सारे प्लान तैयार कर रखे हैं। कंपनी से हम मिल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने शुरू नहीं किया वहाँ पे, यदि मैं मान लीजिए पत्रकारिता का कोर्स अपने यहाँ चालू करता हूँ, मैं आपके पास आया, सचिन जी आप बताइए आप मैं यदि आपको स्टूडेंट्स प्रोवाइड कराऊँ, आपको एक अपनी टीम बनानी है, तो आप क्या चाहते हैं उस बच्चे को क्या क्या आना चाहिए? आपने कहा साहब कैमरा चलाना आना चाहिए, उसको इंटरव्यू लेना आना चाहिए, उसको ये चीज़ आना चाहिए। आपको आपके सुझाए हुए आइडियाज़ को ध्यान में रखते हुए उस तरीके का हमने एक सिलेबस ड्राफ्ट किया। फिर हमने जो हमारा जो शासन है उससे उसकी मंजूरी करवाई, और वैसे हम कोर्स हम चला सकते हैं। आप आइए हमारे यहाँ पे, उनका इंटरव्यू लीजिए, आप सीधे उनको जॉब दीजिए। आपसे तात्पर्य के लिए आपका क्षेत्र नहीं है, बहुत सारी मैं कंपनीज की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे जो भी उद्यमी हैं जिनको चाहिए, मान लीजिए किसी की फाइनेंस कंपनी है या किसी की मार्केटिंग की कंपनी है, अब उसको स्टूडेंट चाहिए, तो उसको हमें ये देखना पड़ेगा। अकेले एक ही दिशा में जैसा सब चल रहे हैं, पढ़ा दिया तो उस तरीके से वो लड़का अपने फ्यूचर में ठीक है पढ़ लिख अच्छा जाएगा, लेकिन जो जिसको कहते हैं ना कि वर्सेटाइल, मतलब बहुमुखी व्यक्ति वही है, लेकिन उसको एक व्यक्ति को कंप्यूटर भी आ रहा है, एक व्यक्ति को बहुत अच्छा हिंदी लेखन भी आ रहा है, उसकी बहुत अच्छी इंग्लिश भी है, उसकी ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी है, वो आपके अनुपस्थिति में या किसी की भी अनुपस्थिति किसी कंपनी में वो मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा कर सकता है। तो स्वाभाविक सी बात है आपका दिमाग उसकी तरफ जाएगा कि भाई चयन का आधार ये होना चाहिए। इस तरीके से मैंने कुछ प्लान बनाया। तो बहुत नए किस्म के प्लान हैं। और छतरपुर की जो अपनी श्री कृष्ण विश्वविद्यालय है उते ई बार कछु नई चीज़ें या नए कोर्स कछु आपने ई बार प्लान करे कि पिछली बार की चीज़न को और बेहतर बना दे? नहीं, हमने उनको अपग्रेड किया है, और काफ़ी मतलब उसमें जैसे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। एक आध 2 ब्रांच हमने उसमें इंक्रीज भी किए हैं। हम स्पोर्ट्स पे आगे ज़्यादा हम थोड़ा सा अभी हमको उस पर ध्यान देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में खेल में भी बहुत प्रतिभाएं छुपी हुई हैं। अकेले क्रिकेट की बात ना कीजिए, क्रिकेट तो ठीक है सभी जगह खेला जाता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे खेल हैं। फुटबॉल हो गया आपका, बैडमिंटन हो गया, ऐसे बहुत सारे खेल हैं, स्नूकर हो गया। मैं सचिन जी मैं बिलियर्ड्स टेबल में लेकर के श्री कृष्ण यूनिवर्सिटी रखा। तो कई मरतबा हमारे बुंदेलखंड के बच्चे खासकर ऐसा नहीं कि वो ज्ञानी नहीं, उनके पास नॉलेज नहीं है, लेकिन चूंकि उनको एक्सपोजर नहीं प्राप्त हुआ होता है, वो बाहर की दुनिया से थोड़ा सा, चूंकि कनेक्टिविटी वगैरह के कारण से थोड़ा सा वो रहता है, प्रतिभा बहुत है, लेकिन थोड़ा सा मन में एक भय रहता है। ऐसा नहीं कि सभी में ऐसा है, बहुत सारे ऐसे रहते हैं कि आप ही देख लीजिए कितने यूट्यूबर आप वहाँ पे बुंदेलखंड में आए हैं, तो उनका ऐसा नहीं कि उनका भय होता तो कैसे बन जाते, ऐसा नहीं। लेकिन यदि मैं पूरा 100 बच्चों की बात करूं तो 100 में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि वो जानते हैं
ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, लेकिन वो भयवश उसको बता नहीं पाते हैं। और बाद में जब कोई बता देता है वो कहता है अरे ये तो हमसे बनत, तो हम तो खुद जाना था ये चीज़ें। तो हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें, वो टेबल में हम लेके आए, बच्चों को मैंने खिलाया, बोले ये क्या है, उसको तरीका बताया, उनने उसको टीवी में देखा था। तो ऐसी, अब बात ये नहीं है कि हम चाहते हैं कि उसके आप बिल्कुल बहुत ही इसी पे लगे रहो। पढ़ाई के साथ साथ इन चीज़ों पे भी थोड़ा थोड़ा यदि ध्यान रहेगा तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा वो जागृत होगा, स्ट्रांग बनेगा कॉन्फिडेंस लेवल। कहीं भी गए तो आप उस देख करके ये नहीं आपको लगे कि यार ये चीज़ क्या है, ये कौन सी अछूती चीज़ है, ये कौन सी जाने का क्या आ गया। तो उस यूनिवर्सिटी, देखिए जो विश्वविद्यालय होता है, वो शैक्षणिक जो संस्थान होता है, वो केवल शिक्षा का ही माध्यम नहीं, वो एक मंदिर है। उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसे मंदिर में जाएं, भगवान के दर्शन भी मिलेंगे, उपदेश भी मिलेगा, ज्ञान भी मिलेगा, प्रसाद भी मिलेगा। तो इसी तरीके से जो शैक्षणिक जितने भी संस्थाएं होती हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे कॉलेज हो, पढ़ाई के साथ साथ में अन्य बहुत सारी चीज़ों को जब हम जोड़ते हैं तब एक संपूर्ण नागरिक का विकास होता है। और मेरी सोच यही है कि मैं उसमें सारी चीज़ें उसमें सम्मिलित करूँ। सारी चीज़ सम्मिलित करें। आप चूंकि एक शिक्षक भी रहे हैं, अभी भी जब आपको मन हो तो पढ़ाते हैं। अभी मैं पढ़ाता हूँ, अभी भी हम क्लास लेते हैं। तो एक आखिरी सवाल के, जब खास तौर से मई जून को महीना हो, जुलाई को महीना हो, एक स्टूडेंट को लगत कि मैं एडमिशन लेने, बच्चा जब एडमिशन ले तो उसके मन में जब बिल्कुल कोई बिना प्रमोशन की बात ना, आप एक कुलपति के या कुलाधिपति के नाते नहीं, हम आपसे एक शिक्षक के नाते करें, बच्चों को पहली नज़र में या उनके अभिभावकों को क्या देखें चाहिए किसी भी संस्था में एडमिशन लेने के पहले? 3 बातें। सबसे पहले तो उसको अपना लक्ष्य तय करना चाहिए कि उसको करना क्या है। भाई यदि उसको कंपटीशन की तैयारी करनी है या उसको फार्मेसी करना है, इंजीनियरिंग करना है, क्या नहीं करना, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट्स को ये नहीं पता रहता है कि देखिए रोज रोज नई नई चीज़ें आ रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, और जिसने अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाया तो फिर वो ज़िंदगी की दौड़ में बहुत पीछे हो जाता है। तो सबसे पहले उसको ये तय करना है कि भाई मुझे करना क्या है। उसके लिए पहले 1-2 महीना पहले वो होमवर्क कर ले, गूगल को सर्च कर ले, आसपास के जो उसके सीनियर हैं, पड़ोस के हो गए, उसके टीचर्स हो गए, अभिभावक हो गए, एक जगह से अपने मित्र से पूछ करके अपनी केवल धारणा नहीं बना ले कि मेरा दोस्त तो ऐसा कर रहा है इसलिए मेरे को ऐसा करना है, क्या मेरा दोस्त साहब बीएससी कर रहा है इसलिए मेरे को बीएससी करना है, या मेरा दोस्त इंजीनियरिंग कर रहा है तो मेरे को इंजीनियरिंग करना है। उस पर मत जाओ, क्योंकि ये है क्या कि हर आदमी में, हमारे नज़रिए से हर आदमी में अलग अलग कैपेसिटी होती है, अलग अलग कैपेबिलिटी होती है, अलग अलग क्वालिटी होती है। जब उसने रिसर्च कर लिया, पहला बिंदु कि भाई मुझे तो ये करना है बस फाइनल, भी सब कुछ देख डालो भाई, इसकी इससे क्या माइनस है, इसका क्या प्लस है। अब जब सब देख डाला तो दूसरा चीज़ आती है कि जो चीज़ आप करने जा रहे हो, जैसे भाई हमने तय कर लिया कि आज हमें भोजन ये खाना है, तो दूसरा प्रश्न आएगा ना कि भोजन हमारे लिए कितना उपयोगी है। तो दूसरा पॉइंट आ गया कि जो भी वो विद्यार्थी करने वाला है उससे उसको क्या क्या लाभ है, किस किस दिशा में जा सकता है, दूसरा चीज। अब तीसरा चीज आता है क्या, सिलेक्शन, कि मैं कहां पर जाकर के प्रवेश लूं। मध्य प्रदेश, पूरे भारतवर्ष में इतने सारे विश्वविद्यालय हैं, इतने सारे कॉलेजेस हैं, उसके 3 मापदंड हैं। 3 मापदंड ये हैं कि सबसे पहले वहाँ प्लेसमेंट की क्या स्थिति है, जिसको हम रोजगार की बात कर रहे हैं कि भाई जो आप करने जा रहे हैं उसके रोजगार की उससे संभावनाएं क्या हो। उसी के साथ में ही मिला के मैं बात बोल रहा हूँ कि वहाँ के जो पास आउट बच्चे हैं, जो निकले होंगे, उनके अनुभव क्या है वो बताएंगे। लेकिन आप एक व्यक्ति से पूछ करके अपनी राय तय नहीं करें, वो अच्छा भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है, क्योंकि नज़रिया एक व्यक्ति नहीं तय करता है। जैसे 100 लोगों की भीड़ है और आप किसी से आप पूछते हैं, आप ही माइक लगा के पूछते हैं कि भाई इस विषय में आप क्या कहना चाहें, तो क्या उसके नज़रिए से आप अपनी राय नहीं बनाते, आप बहुत सारे लोगों से सर्वे करते हैं फिर राय बनाते। तो ऐसे उसके पास आउट जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोगों से सर्वे करके फिर अपनी राय बनाना चाहिए, फिर ये निश्चित करना चाहिए कि मुझे वहाँ जाकर के प्रवेश। तो बहुत रोचक जानकारी और बहुत उपयोगी जानकारी, और उनके संग ही अब 9 विश्वविद्यालय भोपाल को, मध्य प्रदेश को एक सौगात मिलने वाली है। और
बुंदेलखंड के लोग जब राजधानी में आकर काम करें तो हम भी जो बुंदेलखंड से आके राजधानी में काम करें तो फिर मिलवो बैठवो भी हम लगातार होता ही रहे। आपको भाई साहब बहुत बहुत आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप छतरपुर और ये जो अपना बुंदेलखंड का एरिया, ललितपुर वगैरह, ये सब उसकी जो प्रतिभाओं को आगे ला रहे हैं, बुंदेलखंड के लोगों को जिस तरीके से आप सम्मान देते हैं, निश्चित रूप से मैं पुनः एक बार इस मंच से आपका बहुत बहुत हृदय से साधुवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।